गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़कर पॉइंट पर आते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर साल नीट में हो या बोर्ड में हो, मतलब स्कूल एग्जाम्स में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है बायोलॉजी का। अगर सेल के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हम बायोलॉजी कुछ पढ़ ही नहीं सकते अच्छे तरीके से। इसलिए सेल के बारे में सबसे पहले हमको जानना होगा, जो कि हम इस चैप्टर में आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेल का हम डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जिस तरह से घर बना होता है ईंट से, तो ईंट घर का यूनिट होता है ना, उसी तरह से सेल से हम बने। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसके पास एटलीस्ट 1 सेल तो होंगे ही होंगे। अगर एक सेल भी नहीं है तो वो लिविंग हो ही नहीं सकता। तो लिविंग होने के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए फुलफिल, जो है हमारा सेल का होना। अगर सेल नहीं है तो लिविंग हो ही नहीं सकता। जैसे वायरस को हम क्या बोलते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग का, है ना, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट सेल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है ना। तो अगर वो सेल नहीं है तो लिविंग नहीं। इसीलिए वायरस को हम क्या बोलते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ठीक है बच्चों, तो सेल का डिफिनेशन, जैसे घर बना है ईंट से तो घर का यूनिट ईंट हो गया, वैसे ही हम बने हैं सेल से, तो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, सेल। कॉमन सा डिफिनेशन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या है हमारा सेल का डिफिनेशन? सेल का डिफिनेशन है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो ये जो सेल है ना बच्चों, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल हैं। सेल का जैसा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर है होता है। जैसे ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन से, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में उसको क्या होना है, एक्सटेंड होना है। तो उसका वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में हमको उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है। तो न्यूरॉन लंबे और ब्रांच्ड होते हैं। वैसे हम देखेंगे हमारा आरबीसी को हीमोग्लोबिन को कैरी करना है, हीमोग्लोबिन भरे होते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। तो और उनको हमारे ब्लड वेसल से पास करना होता है, इसीलिए वो कैसे मिलते हैं, बाई कॉनकेव होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी को पैथोजन को फैगोसिटाइज करना होता है, खाना होता है, पैथोजन को खाना होता है। कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में घुस रहा है तो उसको वो क्या करता है, खाता है, पकड़ के खा जाता है, फैगोसिटाइज कर लेता है। तो उनका शेप इरेगुलर होता है, उनमें कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता हमारे डब्ल्यूबीसी में। ऐसे हम देखेंगे कि प्लांट सेल में पैरेन्काइमा का सेल अलग तरीके का होता है। वही हम देखेंगे जाइलम फ्लोएम जो हमारा वस्कुलर सेल है वो अलग तरीके का होता है। यानी सेल का जैसा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सेल हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग शेप अलग अलग साइज के हो सकते हैं, है ना, होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं सेल के बारे में। तो सेल का हिस्ट्री क्या है, सेल को डिस्कवर किन्होंने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो ये होता है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन सेल की डिस्कवरी जो है बच्चों, सेल की जो डिस्कवरी है, इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था। अब हमको एक बात बता दीजिए, डेड सेल और लिविंग सेल में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है डेड सेल और लिविंग सेल में? लिविंग सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है, अगर सेल के अंदर से आप सेल वॉल को रिमूव कर दीजिए, सेल माइनस सेल वॉल, अब जो बच गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वो है प्रोटोप्लाज्म। अगर किसी भी सेल में ये नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो उस सेल को हम डेड मानते हैं। तो इन्होंने जिस सेल की खोज की थी ना, तो वो सेल डेड सेल था। एक्चुअली उन्होंने कॉर्क सेल में देखा था सेल को पहली बार, प्लांट के कॉर्क सेल में, और कॉर्क सेल कैसा था, डेड था। तो डेड सेल के लिए वैसे सेल की डिस्कवरी की क्रेडिट जो है वो इन्हीं को जाती है, इन्होंने ही किया था सेल की डिस्कवरी। लेकिन लिविंग सेल अगर हमसे कोई पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो उन्होंने एवी लिविंग हुक ने की थी लिविंग सेल। याद कैसे रख सकते हैं बच्चों, बताइए, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग हुक। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी लिविंग हुक ने। ठीक है, और ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार ईयर भी पूछ देता है। तो ये कब है,
ये है ईयर 1665, ठीक है। वही हम देखेंगे, ये इन्होंने की थी डेड सेल की। लेकिन अगर हमसे कोई सिर्फ एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछते डिस्कवरी ऑफ सेल, तो हम रॉबर्ट हुक का ही नाम लेते। लेकिन स्पेशली अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तब हम लिविंग हुक का नाम, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल हम देख लिए रॉबर्ट हुक, पर इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कैसा सेल था? डेड सेल था, डेड सेल था, ठीक। और कहाँ पे उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी? तो वो था कॉर्क सेल, कॉर्क सेल ऑफ स्पेनिश ओक ट्री, ठीक बच्चों। और डेड सेल का मतलब हम समझते हैं कि जिसमें से प्रोटोप्लाज्म को रिमूव करते हैं तो वो सेल बन जाता है डेड सेल। अब डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, स्पेशली अगर हमको लिविंग सेल करके पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल है एवी लिविंग हुक, ठीक है। लिविंग हुक इन्होंने की थी, और इसका ईयर है बच्चों, इसका ईयर है 1674। इसके 9 साल के बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। और लिविंग सेल की डिस्कवरी के साथ साथ इनको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, और इन्होंने ह्यूमन स्पर्म को देखा था। ह्यूमन स्पर्म की भी डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। इसके अलावा इन्होंने आरबीसी की डिस्कवरी की थी। आरबीसी को भी पहली बार ये इन्होंने देखा था। यानी कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्पर्म, आरबीसी, इन सबको की डिस्कवरी की का क्रेडिट जाता है एवी लिविंग, ठीक बच्चों। और इसके अलावा हमारे इस चैप्टर के हिस्ट्री में कुछ पार्ट है, जैसे कि सेल थ्योरी है, सेल लीनियज थ्योरी है। एज इट इज क्वेश्चन आता है, लाइन दे देता है और इसमें इसके इनका साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है कि दिस थ्योरी गिवन बाय, दिस थ्योरी गिवन बाय, ठीक है। तो वो हमको बहुत अच्छे तरीके से इसमें साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरीज है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला थ्योरी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से क्या मतलब है बच्चा? सेल थ्योरी से मतलब है कि सबसे पहले दिया था कि इन्होंने, तो 2 साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे पहली बार सेल थ्योरी के बारे में बताया। आज अगर हम आपको ये बात बताएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बोलेगा इसमें क्या नई बात है। जो सेल थ्योरी उन्होंने उस वक्त दिया था वो तो आज आपको बिल्कुल नया, बिल्कुल पुराना सा लगेगा कि अरे ये कौन सी नई बात है। पर जिस जमाने में इन्होंने ये बात बताई थी उस टाइम ये बिल्कुल नई बात थी, ठीक है। तो सेल थ्योरी हमारा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो या तो सेल से बना है या सेल के कंपोनेंट से। अब सेल के कंपोनेंट से क्या मतलब है? सेल हम जानते हैं, सेल से ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाते हैं? टिश्यू। टिश्यू जब ग्रुप हो जाते हैं तो ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो हम कैसे भी बोले कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो या तो सेल से बना है। अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल ले लें हम, तो यूनिसेलुलर जो इसको हम कहाँ पे रखते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखते हैं? कौन से किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। तो उसके कोई मेंबर ले लें, या प्रोकैरियोटिक सेल हमारा किंगडम मोनेरा का किसी भी एक मेंबर को ले लें, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं? या एक सेल से बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बना है या सेल के कंपोनेंट से, यानी कि टिश्यूज। जैसे हम पॉरीफेरा फाइलम में हम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम का पॉरीफेरा फाइलम, उसमें हम देखते हैं कि टिश्यू बनने लगा है, तो उसमें ऑर्गन नहीं है, सिर्फ टिश्यू है वहां पे। सिलिड्रेटा में भी हम देखते हैं सिर्फ टिश्यू है, टीनोफोरा में हम देखते हैं सिर्फ टिश्यू है, ऑर्गन नहीं बना है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बनता है या सेल के कंपोनेंट से बनता है, यही है सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी दिया था कि उन्होंने सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका नाम लिख देते हैं। सेल थ्योरी गिवन बाय 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, वो है स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है बच्चों? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है या सेल के कंपोनेंट से। तो क्या है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऑल लिविंग organisms arise from
सेल या तो सेल से बना है और देयर कंपोनेंट और देयर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये है हमारा सेल थ्योरी। ठीक, सेल थ्योरी का ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो है 1838। ये ईयर इसका इंपॉर्टेंट है। 1838 इज द ईयर ऑफ सेल थ्योरी प्रपोजल। ठीक है, दूसरा हमारा एक थ्योरी है सेल लीनिएज थ्योरी। सेल लीनिएज थ्योरी। ठीक है, सेल लीनिएज थ्योरी दिया था सबसे पहली बार रडॉल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट। रडॉल्फ वर्चो ने दिया था सेल लीनिएज थ्योरी। सेल लीनिएज थ्योरी क्या है बच्चों? तो सेल लीनिएज थ्योरी है कि उन्होंने एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या लिखा था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। एज इट इज ये सेंटेंस दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा थ्योरी है और इस थ्योरी को किन्होंने दिया था। तो ये सेल लीनिएज थ्योरी है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, तो लिख लेते पहले वो वर्ड, वो सेंटेंस क्या है हमारा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप देखिएगा। इसका क्या मतलब है? इस थ्योरी, ये सेल लीनिएज थ्योरी का क्या मतलब है कि कोई भी लाइफ जो आज लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होता है ना? क्या है कि कोई भी सेल है अगर इस अर्थ पे अभी, तो वो पहले किसी न किसी सेल से बना है। अब हमको पता है कि एक सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करता है तो एक सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स, है ना? तो 2 डॉटर सेल्स जो अब बने हैं वो पहले वाले सेल से बने हैं ना। अब हम 12th क्लास में जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि पहली बार जब सेल बना था, सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ कैसे बना था, फिर सेलुलर लाइफ प्रोकैरियोटिक सेल पहले कैसे बना था, फिर यूकैरियोटिक सेल कैसे बना था। तो वो तो बहुत पुरानी बात है, बिलियंस ऑफ ईयर एगो की बात है। 1.5 बिलियन ईयर एगो जो है वो हमारा यूकैरियोटिक सेल बना था, 2 बिलियन ईयर एगो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल बना था। तो वो तो बहुत पुरानी बात है, पर आज अगर कोई लाइफ है, कोई सेल है अर्थ पर, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। यही हमारा सेल लीनिएज थ्योरी। सेल लीनिएज थ्योरी क्या है? सेल लीनिएज थ्योरी क्या है? All cells arise from pre-existing cell। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक सेल है और इनमें होता है माइटोसिस। ठीक है, अगर इनमें होता है माइटोसिस तो ये क्या बन गए हैं? 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। इन 2 डॉटर सेल्स को बनाने के पीछे इस सेल का हाथ है। अगर ये सेल नहीं होता तो फिर ये सेल कहाँ से आता, है ना? यही हमारा सेल लीनिएज थ्योरी। आप बोलोगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम जानते ही हैं, क्या नया है इसमें? कुछ भी तो नया नहीं है। पर जिस जमाने में इन्होंने कहा था उस जमाने में ये बहुत नई बात थी, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत नई बात थी, तभी तो आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब हम कुछ सेल का शेप देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। हमको पता है कि सेल फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप होता है सेल का। जैसे अगर न्यूरॉन देखें, अभी हम बस रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में हम टिश्यू वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से न्यूरॉन का डायग्राम सीखेंगे। अभी हम बस रफ डायग्राम देखते हैं। जैसे अगर न्यूरॉन्स, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं न्यूरॉन। ये क्या बना रहे हैं? न्यूरॉन। एक सेकेंड, ये क्या है? ये लॉन्ग और ब्रांच्ड। ये क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक, वही हम देखेंगे आरबीसी कैसा होता है। आपको पता है कि आरबीसी ऐसा एक सेल है जिसमें ना एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस तक नहीं होता है, और क्या ही होगा, और कुछ नहीं। ना तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ना तो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसका क्या काम है? हीमोग्लोबिन इसमें भरा होता है।
अगर न्यूक्लियस डाल देंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन कहाँ डालेंगे? इसलिए नेचर ने क्या किया, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियस डाला, ना ही अदर सेल ऑर्गेनेल्स, ना गोल्जी बॉडी है, ना ईआर है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ। तो ये हमारा आरबीसी, न्यूक्लियस तक नहीं है इसमें। फिर हम डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, इरेग्युलर होता है, इसका कोई खास शेप नहीं होता है, इसको जैसे मर्जी वैसे बना दो, पर इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे हम कि कितने तरह का न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक। फिर हम देखेंगे कि जैसे कुछ जैसे एक और सेल हम देख लेते हैं, जैसे हमारा प्लांट का पैरेनकाइमेटस सेल देख लेते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल देख लेते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप होता है, गोल गोल बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा पैरेनकाइमा, ठीक है। तो ये ह्यूमन स्पर्म अगर देख लें तो ह्यूमन स्पर्म में स्पर्म को क्या करना है, मूव करना है, तो इस वजह से इनके पास क्या होता है, लॉन्ग टेल होता है, फ्लैजिला, तो ये है ह्यूमन स्पर्म। तो ये है अलग अलग शेप के सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो ऊपर में हम थोड़ा सा हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने तरह के होते हैं, तो सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ना तो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रिमिटिव है, पुराना है, और मिलता है किसमें, मोनेरा किंगडम के अंदर। मोनेरा किंगडम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, है ना। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है जो स्मॉलेस्ट सेल है, प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद उसमें सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल तो कितने तरह के होते हैं आप भी बताइए। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, इनमें अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो हम क्या बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव है, पुराना है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल यूं ही साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होता है उनका। वही यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे हम, प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, है ना। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन से घिरे हुए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब यूनी मेम्ब्रेनस होते हैं, एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए, ठीक है, वन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। वहीं देखें डबल 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 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड, और कुछ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होते हैं यूकैरियोट्स में, जैसे राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसमें राइबोसोम मिलेगा लेकिन सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोलेंगे, ये क्या होते हैं, पहले तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, ये 2.5 माइक्रोन है तो ये 25 माइक्रोन है, इतना का डिफरेंस है, 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसका साइज पहले लिख लेते हैं, 10 टाइम्स देख लेंगे, 2.5 माइक्रोन और इसका 25 माइक्रोन, ठीक। ये हो गया सेल का साइज। अब प्रोकैरियोटिक सेल में के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बना लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जब भी दिमाग में आए तो हम दिमाग में क्या लाएंगे, बैक्टीरिया को इमेजिन करेंगे, बैक्टीरिया का डायग्राम बना दो, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। तो देखो कैसे बनता है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, देख लीजिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं, बना लीजिए फटाफट से। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी आप लोग मत बनाइएगा, जब हम पूरा बना लेंगे फिर आप बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है मिटाने का, आपके पास नहीं है। आप नहीं मिटा सकते ना, पेन से लिखने के बाद हम मिटा सकते हैं, ठीक है।
ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर भी फोल्डेड है आउटवर्ड और इनफोल्ड भी है ना। ये दो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यहाँ पे, इनका क्या नाम है वो भी हम देखेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमेशा क्या बनाते हैं, सेल वॉल। तो बना दीजिए। अगर आपके पास अलग कलर है, रेड या ब्लैक कलर है, तो आप उसका यूज करिएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, देखने में भी आप समझ पाइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। ठीक है, तो सेल वॉल हम हमेशा कोई भी सेल बनाए, सेल वॉल हम क्या करते हैं, हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर बनाते हैं। तो ये क्या है हमारा सेल वॉल, ये क्या बना रहे हैं, सेल वॉल। बना लीजिए फटाफट से सेल वॉल। तो सबसे पहले आया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हम बना देते हैं सेल वॉल। बना लीजिए, सेल वॉल बन गया। इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा, या अगर आप चाहें तो अलग कलर में इसको बना लें, फिर वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यह है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाहर एक स्लाइमी सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब लेयर होता है इसके बैक्टीरियल सेल के बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, पर वहां पे वो ओलिगोसेक्राइड का बना होता है, यहाँ पे ये पॉलीसेक्राइड का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लाइमी सा लेयर होता है जो जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और ये बना है पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, और इसका फंक्शन है सेल आइडेंटिफिकेशन, इसको एक आइडेंटिफिकेशन देना। अगर ये एक बैक्टीरिया है तो ये इसको वायरुलेंस भी देता है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम से छुपने का एक लेयर देता है, समझिए एक तरह से। तो ये सेल में सेल का आइडेंटिफिकेशन कराता है, और सेल को चिपकने में भी, सेल एडेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पहले लेवल कर लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है हमारा, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके अंदर ये वाला लेयर जो है वो है हमारा सेल वॉल। ठीक, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ ऐसे फोल्डेड है उसको बोल देते हैं हम पिलाई। ठीक, और फिर इसी में से हम देखेंगे कुछ और स्ट्रक्चर इस तरह से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं, ये जो इनफोल्ड है इसको बोलते हैं मीसोसोम। ये क्या है बच्चों, मीसोसोम। इनका क्या फंक्शन है ये हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ हम बना देते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस के जैसा। न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसके बाद हम बना देते हैं राइबोसोम। बना दीजिए कुछ राइबोसोम। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल होता ही नहीं है, पर आप बोल रहे हैं कि राइबोसोम है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, तभी तो प्रोकैरियोटिक सेल में है। तो ये क्या है हमारा, ये है राइबोसोम। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ प्लाज्मिड भी होते हैं, ये भी एक तरह का डीएनए ही है, सर्कुलर डीएनए है, पर ये जेनेटिक नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक है। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है इनका, प्लाज्मिड। ठीक है, अब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आरएनए, और इस आरएनए के ऊपर लगा हुआ है राइबोसोम। कुछ राइबोसोम देखिए फ्री है ऐसे, और कुछ राइबोसोम आरएनए से लगा हुआ है, इनको हम बोल देते हैं पॉलीसोम। क्या बोल देते हैं बच्चों, बोलिए, पॉलीसोम। ठीक है, तो ये बन गया। इसके अलावा कुछ अगर सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल बोले जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो भी तो प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं, तो उनमें हमको मिल जाएंगे कुछ गैस वैक्यूल, क्योंकि उनको फ्लोट करना है, पानी के अंदर रहते हैं, उनको फ्लोट करना है, तो इनके पास गैस वैक्यूल मिलता है। ये क्या बना रहे हैं, गैस वैक्यूल। तो बना दीजिए गैस वैक्यूल, ये है गैस। ये ट्रू वैक्यूल नहीं होता है बच्चों। ट्रू वैक्यूल से क्या मतलब है, ट्रू वैक्यूल से मतलब है कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए ये ट्रू वैक्यूल नहीं है। तो ये हो गया कुछ गैस वैक्यूल। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इस तरह से ये है हमारा एक अच्छा, अगर इसको लोकोमोशन करना है, कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, और कुछ के पास नहीं होता। अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिला भी बना देते हैं, एक फ्लैजिला बना दीजिए, एक फ्लैजिला। फ्लैजिला को भी डिटेल में हम देखेंगे कि कितना सारा स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला के अंदर। हम देखेंगे कि फ्लैजिला जो है वो 3 यूनिट से बने होते हैं। फ्लैजिला में बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है, ये सब हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ लिख देते हैं ये है फ्लैजिलम।
सिंगुलर फ्लैजिलम और प्लूरल फ्लैजिलम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके एक एक पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। आपके टाइम सेविंग के लिए हम पहले से बना के रखे रहेंगे और फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे साथ पढ़ते रहिए और सारे बायोलॉजी को कवर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।